सांप के डसने की वजह से मेरे जहन में एक अजीबोगरीब स्कीम जन्म ले चुकी थी। मैंने ये स्कीम खुफिया ही रखी और खालिद से कहा, मैं अभी इस सांप को मारना नहीं चाहता। मैंने सांप को उल्टा कर देखा और कहा, ये मादा नागिन है, इसका नर भी यहीं कहीं होगा। कमांडो हारून ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो करमदाद, तुम्हें इसके नर से क्या दिलचस्पी है? खुदा के वास्ते इस मूजी का सर कुचल दो। मैंने हंसकर कहा, हो सकता है ये भी मेरी तरह का इंसान हो, जो मेरी ही तरह की मुसीबत में गिरफ्तार हो और इंसान से जॉन बदल कर सांप बन गया हो। कमांडो खालिद ने कहा, करमदाद मजाक बहुत हो चुका, इससे पहले कि ये सांप तुम्हारे हाथ से निकल कर किसी और को डस दे, इसे मार डालो। मैंने कहा, कमांडो खालिद तुम मेरे साथ आओ, हारून और कासिम भाई तुम बेशक अंदर चले जाओ। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन मेरे इसरार पर कासिम और हारून मकान के अंदर चले गए और कमांडो खालिद वहीं खड़ा रहा। तुम कहाँ जाना चाहते हो? खालिद ने मुझसे सवाल किया। मैंने सांप की गर्दन को अच्छी तरह से दबोच लिया, इस ख्याल से नहीं कि दूसरी दफा मुझे काट डालेगा और मुझ पर हो सकता है दूसरी बार डसने से जहर का असर हो जाए, क्योंकि मुझे यकीन सा हो गया था कि सांप चाहे सारी रात मुझे डसता रहे, उसके जहर का मुझ पर जरा सा भी असर नहीं होगा। मैंने सांप की गर्दन इसलिए दबोच रखी थी कि मैं उसके जहर को मुंह के अंदर ही महफूज रखना चाहता था। मुझे सांप के जहर से बड़ा जरूरी काम लेना था। मैंने खालिद से कहा, कमांडर मेरे साथ आओ, मैं उस मादा नागिन के नर सांप को भी पकड़ना चाहता हूँ। कमांडो खालिद की शक्ल बता रही थी कि वो कुछ नहीं समझ सका कि मैं उसे क्या कह रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ, मगर वो मेरे पीछे पीछे चल पड़ा। मैंने नागिन सांप को उसकी दुम से पकड़कर नीचे लटका लिया। अब वो मेरे फैले हुए बाजू के साथ झूल रही थी और मुंह ऊपर करके मेरी कलाई पर डसने की कोशिश कर रही थी, मगर एक तो नागिन की लंबाई ज्यादा थी, दूसरे मैं उसे ऊपर आने नहीं दे रहा था। मुझे मालूम था कि अगर मादा नागिन यहाँ पर है तो इसका नर सांप भी जरूर यहीं कहीं होगा। एक जगह झाड़ियों के पास आकर नागिन सांप ने फुनकारना शुरू कर दिया। मैंने खालिद से कहा, तुम इसी जगह ठहरो, और मैं झाड़ियों में चला गया। अचानक एक झाड़ी में से फुनकार की आवाज आई और एक मटियाले रंग के सांप ने तेजी से लपक कर मेरी पिंडली पर डस दिया। मैंने दूसरे हाथ से वहीं उसकी दुम दबोच कर उसे उठा लिया। दोनों सांप मेरे हाथों में थे, दोनों मेरे हाथों में लटक रहे थे और मुझे डसने की कोशिश कर रहे थे। मैंने महसूस किया कि मेरी पिंडली 1-2 सेकंड के लिए गर्म होकर फिर अपनी नॉर्मल हालत में आ गई थी। इस सांप के जहर ने भी मुझे कुछ नहीं कहा था। कमांडो खालिद ने मेरे दूसरे हाथ में भी सांप देखा तो घबरा कर पीछे हट गया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इसने भी मुझे डस लिया है, मगर मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे तो अब पता चला है कि मुझ पर सांप के कांटे का कोई असर नहीं होगा। आ जाओ मकान पर चलते हैं। खालिद ने हैरानी से पूछा, मगर इन सांपों को क्यों ले जा रहे हो? मैंने कहा, ये मैं तुम्हें कमरे में जाकर बताऊंगा। हम शेर खान के मकान वाले कमरे में आ गए। वहाँ हारून और कासिम पहले से बैठे हुए थे। मेरे हाथों में 2 सांप देखकर वो भी घबरा गए। मैंने कासिम से कहा, घबराने की जरूरत नहीं कासिम, शेर खान के पास जाओ और कोई मोटे प्लास्टिक का थैला हो तो ले आओ। कासिम दौड़कर दूसरे कमरे में चला गया। वहाँ शेर खान खाना तैयार करने में लगा हुआ था। उसको कासिम ने जब बताया कि करमदाद 2 सांप पकड़ कर लाया है और प्लास्टिक का थैला मांग रहा है तो वो आ गया। मेरे हाथों में सांप देखकर वो भी डर गया। भाई करमदाद, इन मूजियों को यहाँ क्यों ले आए हो? कमांडो खालिद ने शेर खान से कहा, अगर घर में मोटे प्लास्टिक का थैला हो तो ले आओ। वो बोला, थैला तो नहीं है, बनास्पति घी वाला छोटा खाली डिब्बा है। मैंने कहा, वही ले आओ। शेर खान बनास्पति घी का गोल डिब्बा ले आया। उसका साइज दरमियाना था। मैंने कासिम से कहा, डिब्बे का ढकना खोल कर मेरे आगे कर दो। उसने वैसा ही किया। मैंने कोशिश करके दोनों सांपों को डिब्बे में डालकर उसका ढकना बंद कर दिया। कमांडो खालिद ने मेरे जिस्म पर उस जगह को देखा जहाँ मुझे दोनों सांपों ने काटा था। ये देखकर मैं खुद हैरान रह गया कि वहाँ जरा सी भी सूजन नहीं पड़ी थी, सिर्फ सांप के दांतों का निशान था जहाँ थोड़ा सा खून निकल कर जम गया था। शेर खान कहने लगा, भाई करमदाद, क्या तुम सपेरे भी हो? मैंने हंसकर कहा, मैं सपेरा ही नहीं, सांप भी हूँ। इस पर कमांडो खालिद और मेरे दूसरे साथी हंसने लगे। वो मेरे सांप बन जाने के राज को जानते थे। शेर खान को मालूम नहीं था। वो चला गया। तब खालिद ने मुझसे पूछा, अब बताओ तुमने ये सांप क्यों पकड़े हैं? मैंने कहा, बात यह है कि मैं राज अभी किसी को बताना नहीं चाहता। मेरे जहन में एक स्कीम है। अगर मेरी स्कीम कामयाब हो गई तो तुम सबको अपने आप पता चल जाएगा कि मैंने ये सांप क्यों पकड़े थे। हकीकत ये है कि इस मादा नागिन ने मुझे डसकर खुद ये स्कीम बताई है। कमांडो हारून ने पूछा, तो क्या तुम इन सांपों को साथ ले जाना चाहते हो? मैंने कहा, इरादा तो यही है, आगे अल्लाह मालिक है। मैं चाहता हूँ दोस्तों कि इन सांपों के बारे में मुझसे
कोई सवाल न पूछा जाए। कमांडो खालिद ने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, ओके, अब तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। मैंने शेर खान से कपड़े का एक थैला मंगवा कर सांपों वाले डिब्बे को थैले में डालकर ऊपर रस्सी लपेट दी। दोपहर को खाना खाने के बाद हम सब सो गए। रात को हमें बड़े अहम कमांडो मिशन पर जाना था। हम शाम तक सोए रहे। शाम को चाय पी और अपने अपने ऑटोमेटिक पिस्टल को चेक करके उनमें नए मैगजीन डाले। रात के 9 बजे हमने खाना खाया। उसके बाद कॉफी बनवा कर पी ताकि जिस्म चौकस रहे। 10:30 बजे हम सब ने कमांडो की वर्दियां पहन ली। तय ये हुआ कि एक कमांडो पार्टी में मेरे साथ कमांडो खालिद होगा और दूसरी कमांडो पार्टी में मुजाहिद कासिम के साथ हारून होगा। कासिम उस पार्टी यानी हारून को गाइड करेगा। जब रात के पूरे 12 बज गए तो खालिद ने शेर खान को इशारा किया। वो बाहर की फजा की देखभाल को निकल गया। थोड़ी देर बाद वापस आ गया और बोला, ओके कमांडर, सब ठीक है। हमने अपनी अपनी जगह घड़ियां मिला ली। हम में से हर एक के पास एक एक चाकू और एक एक ऑटोमेटिक पिस्टल था जिसकी नाली पर साइलेंसर चढ़ा हुआ था। हम स्याह जैकेट और पतलूनों में थे। अंधेरे में हमें देखना मुश्किल था। मैं और कासिम जरा आगे आगे अपने साथियों को गाइड करते चल रहे थे। हमने अपनी रफ्तार मकान से निकलते ही तेज कर ली थी ताकि अपने टारगेट पर जल्दी पहुंच सकें। रात तारीक थी। आसमान पर पतले बादलों की वजह से सितारे कहीं कहीं बड़े धुंधले दिखाई दे रहे थे। हवा बंद थी। कासिम कहने लगा, खुदा करे कहीं बारिश न हो। कमांडो खालिद ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ये बादल बारिश वाले नहीं हैं। मुझे और कासिम को सारा रास्ता याद था। हम 1 घंटे में इन पहाड़ियों के दामन में ऐसी जगह पहुंच गए जहां ज्वार भाटा की समुद्री लहरों का पानी जगह जगह नशीबी इलाके में भरा हुआ था। जहां से हमने रास्ता बदल लिया क्योंकि हमें समंदर की तरफ से अपने टारगेट तक पहुंचना था। उस तरफ रास्ते में बड़ी तोपों के बंकर भी थे और मशीन गन्नों के मोर्चे भी थे, जबकि समंदर की जानिब पहाड़ी ढलान पर हमें सिर्फ 2 मशीन गन पोस्टें नजर आई थीं। हमें सिर्फ उन गन पोस्टों और गश्ती पेट्रोल के सिपाहियों से अपने आप को बचाना था। लेकिन अब हम इस पोजीशन में थे कि अगर कोई इमरजेंसी वाली सूरत हाल पैदा हो गई तो गश्ती पार्टी के सिपाहियों को वहीं ढेर कर दें, क्योंकि हमें दोबारा उस तरफ नहीं आना था। अगर हम जिंदा बच गए तो हम पहाड़ी की तरफ जाने की बजाय उसके दामन में चट्टानों और पत्थरों के दरमियान से होकर शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ रहे थे। जिस तरफ समंदर का साहिल था हमें उसी तरफ से पहाड़ी पर चढ़ना था। उस तरफ गश्ती पार्टी के संतरियों का भी खतरा कम ही था क्योंकि ये इलाका गन पोस्ट से काफी दूर था। जमीन रेतली शुरू हो गई थी जहां कहीं कहीं समंदर का पानी खड़ा था। मैं दिल में दुआ मांग रहा था कि बारिश न शुरू हो जाए। बारिश हमारे मिशन की राह में रुकावटें डाल सकती थी। मैंने सांपों वाला थैला अपनी कमर के गिर्द रस्सी से बांधा हुआ था। इन सांपों से मुझे वो काम लेना था जो हम नहीं कर सकते थे। अगर कर सकते थे तो उसमें कामयाबी का चांस बहुत कम था। इसी तरह बेहद मोहतात रह रह कर चलते चलते आखिर हम उस मकाम पर आ गए जहां हमारी एक जानिब संगलाख टीलों का सिलसिला शुरू हो गया था। जहां से हम चट्टानों की आड़ लेते साहिल समंदर की तरफ हो गए। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें समंदर में दूर खड़े एक जहाज की धुंधली रोशनियां नजर आने लगी। हम बाएं जानिब मुड़ गए। 200 गज तक हम ऊंची नीची समंदरी चट्टानों के दरमियान फूंक फूंक कर कदम रखते हुए चलते गए। मैं और मुजाहिद कासिम आगे आगे थे क्योंकि हमें ये रास्ता याद था। कमांडो खालिद और कमांडो हारून हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। हम उस पहाड़ी के दामन में आ गए जिसकी चोटी पर बड़ी लेजर गन का मोर्चा था। यहाँ आकर हम अंधेरे में बैठ गए। मैंने अपनी पार्टी से धीमी आवाज में कहा, यहाँ से हमारे टारगेट का असल और खतरनाक इलाका शुरू हो रहा है। 200 गज की चढ़ाई के बाद हम 2-2 की टोलियों में एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब हम आपस में कोई बातचीत नहीं करेंगे, सारी बातें इशारों में होंगी। जब हम अलग अलग हो जाएंगे तो उसके बाद हमें कीड़े मकोड़ों की तरह पहाड़ी चढ़ाई चढ़ना होगी। ऑटोमेटिक पिस्टल के फायर से गुरेज करना होगा। इंतहाई जरूरत के वक्त कमांडो चाकू से काम लेना होगा। खांसी छींक को हर हालत में रोकना होगा। ओके, हमने अल्लाह का नाम लेकर पहाड़ी की ढलान पर चढ़ना शुरू कर दिया। हम रात की तारीकी में पत्थरों पर पांव जमा जमा कर चढ़ रहे थे। अभी चढ़ाई सीधी और मुश्किल नहीं थी। जब हम तकरीबन 200-250 गज का फासला तय कर चुके तो मुजाहिद कासिम ने एक तरफ इशारा किया। उस तरफ थोड़े थोड़े फासले पर 2 जगह से जमीन उभरी हुई थी। मैं और मुजाहिद कासिम ने पहचान लिया था कि ये दुश्मन की मशीन गन पोस्टें थी। मैंने ये मोर्चे दूर से कमांडो खालिद को भी दिखाए और उसके कान में सरगोशी की। तुम्हें और हारून को इन मशीन गन मोर्चों से बहुत चौकस रहकर गुजरना होगा, जहां से तुम रेंग कर आगे बढ़ोगे। फिर मैंने ऊपर पहाड़ की
चोटी की तरफ इशारा किया। ऊपर एक जगह हल्की हल्की रोशनी बाहर निकल रही थी। मैंने कमांडो खालिद को रोशनी का वो स्पॉट दिखाया और सरगोशी में कहा, ये बड़ी लेजर तोप के बंकर की रोशनी है। कासिम और हारून उस शगाफ की दूसरी जानिब से नमूदार हो गए। मैं और तुम उस तरफ से जाएंगे। बंकर के शगाफ पर पहुंचकर तुम लोग सिर्फ हमें अपने चेहरे दिखाओगे। उसके बाद जब मैं इशारा करूंगा तो तुम बंकर के अंदर कूद पड़ोगे। मेरे इशारे के बगैर तुम दम साधे वहीं बैठे रहोगे। ओके? कमांडो खालिद ने सरगोशी में कहा, ओके गो। इस मकाम से हमारी कमांडो पार्टी दो दो की टोलियों में बट गई। मुजाहिद कासिम कमांडो हारून को लेकर दूसरी तरफ अंधेरे में गायब हो गया। मैं और कमांडो खालिद पहाड़ी की अपनी तरफ वाली ढलान पर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ने लगे। उस जानिब गश्ती संतरियों के पेट्रोल का अंदेशा नहीं था। इस इलाके को हमने इसलिए मुंतखब किया था कि यहाँ दुश्मन ने सिर्फ 2 मशीन गन मोर्चे ही काफी समझे थे। आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी की चढ़ाई सीधी होती गई। फिर बैठकर और झुककर चढ़ाई चढ़ना मुश्किल हो गया। हम पेट के बल रेंगने लगे। सबसे ज्यादा एहतियात हमें ये करनी पड़ रही थी कि हमारे जिस्मों से दबकर या लगकर कोई पत्थर नीचे न लुढ़क जाए। हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता रेंग रहे थे। मैं कमांडो खालिद का गाइड भी था। मैं उसे उसी रास्ते से ले जा रहा था जिस रास्ते से मैं और कासिम एक रात पहले रैकी कर चुके थे। हम काफी ऊपर आ गए थे। समंदर की तरफ से लहरों के पत्थरों और चट्टानों से टकराने की आवाज बड़ी मध्यम सुनाई दे रही थी। कमांडो चाकू हमने अपने अपने हाथों में पकड़ रखे थे। हमारी आंखें चालाक चीते की आंखों की तरह अंधेरे में चारों तरफ का जायजा ले रही थी। पहाड़ी गन पोस्ट पर शिगाफ की धीमी रोशनी करीब होती जा रही थी। मुझे मालूम था कि यहाँ पहाड़ी की ढलान पर एक पगडंडी आती है जहाँ गुज़श्ता रात नाइट पेट्रोल के संतरी हमने एक दूसरे से बातें करते गुजरते देखे थे। मैंने कमांडो खालिद के कंधे को आहिस्ता से दबा दिया। वो रुक गया। मैंने ऊपर की तरफ इशारा करके उंगलियों को दाएं बाएं घुमाया। इसका मतलब था कि आगे खतरा है। मैं ये मालूम करना चाहता था कि किसी तरफ से गश्त लगाते संतरी तो नहीं आ रहे। जब मेरी तसल्ली हो गई कि उधर कोई रात को गश्त लगाने वाली पार्टी नहीं है तो मैंने रेंगना शुरू कर दिया। कमांडो खालिद ने भी वैसा ही किया। जब हम पहाड़ी की छोटी सी पगडंडी पर पहुंचे तो अचानक एक तरफ से बातें करने और हल्के कहकहे की आवाज सुनाई दी। आवाज बड़े करीब से आई थी। मैंने कमांडो खालिद के कंधे पर हल्का सा हाथ मारा और तड़प कर पगडंडी पार करके दूसरी तरफ एक पत्थर के पीछे अपने आप को गिरा दिया। कमांडो खालिद ने भी बिल्कुल वैसे ही किया। पत्थर बड़ा नहीं था। अगर पगडंडी पर से गुजरते कोई हमारी तरफ देखता तो हम नजर आ सकते थे। सिर्फ रात का अंधेरा ही हमें किसी हद तक बचा सकता था। हम ऊपर चढ़ाई पर भी नहीं छुप सकते थे। इतनी देर में 2 गश्ती संतरी जो नाइट पेट्रोल पर थे पहाड़ी के पहलू से नमूदार होकर पगडंडी पर आ चुके थे। हम मुर्दा सांपों की तरह अंधेरे में पेट के बल पड़े थे और आंखें फाड़े दुश्मन को करीब आता देख रहे थे। मेरी निगाहें भारतीय सिपाहियों पर जमी हुई थीं। चाकू पर मेरी गिरफ्त मजबूत हो गई थी। अब कुछ भी हो सकता था। खालिद की भी यही कैफियत थी। मैंने उंगली के इशारे से एक सिग्नल दिया। वो औंधे पड़े पड़े लुढ़क कर 2 कदम परे हो गया। वो समझ गया था कि मैंने उसे क्या सिग्नल दिया है और उसे क्या करना है, क्योंकि मुझे यकीन था कि हम बच नहीं सकते। भारतीय सिपाहियों की हमारे करीब से गुजरते हुए हम पर जरूर नजर पड़ जानी थी। एक सिपाही मेरी जानिब चला रहा था। दूसरा सिपाही कोई 2-3 फुट पीछे चल रहा था। दोनों के पास 10 गन्ने या ब्रेन गन्ने थी जो उनके कंधों से लटकी हुई थी। मैंने कमांडो खालिद को जो सिग्नल दिया था उसका मतलब ये था कि मैं पीछे आने वाले भारतीय सिपाहियों को निशाना बनाऊंगा और वो जरा आगे चलने वाले संतरी को दबोचेगा। ये एक्शन इतना आसान नहीं था। कोई आसान जाविया भी नहीं बन रहा था। हमें चीते की तरह जमीन से उछलकर दुश्मन की गर्दनों पर वार करना था और इस तरह वार करना था कि एक ही वार में दुश्मन की शहरक कट जाए या गर्दन का मनका टूट जाए और वो कोई आवाज ना निकाल सके। ये काम बैक वक्त होना था। इस एक्शन में 1 सेकंड का वक्फा हमारे सारे मंसूबे को हमारे साथ ही खाक में मिला सकता था। पहाड़ी की ये पगडंडी चूंकि ज्यादा चौड़ी नहीं थी, इसलिए लामहाला दोनों संतरियों को एक दूसरे के पीछे चलना पड़ रहा था। वो बड़ी बेनियाजी और खुशगवार मूड में चले आ रहे थे और किसी वक्त बातें भी करने लगते थे। मेरी निगाहें पीछे आने वाले संतरी पर जम गई थी। जैसे ही ये संतरी हमारे करीब से गुजरे, इनमें से जो आगे था उसने अंधेरे में कमांडो खालिद को देख लिया और पूछा, कौन है? ये हमारी खुशकिस्मती और खुश नसीबी थी कि उस अनाड़ी भारतीय सिपाही ने कमांडो खालिद पर फायर नहीं किया था। हालांकि जिस किस्म के नाजुक और हसास इलाके में वो पेट्रोलिंग ड्यूटी पर था, उसका
का तकाजा था कि वो अंधेरे में किसी इंसान को देखते ही फायर कर दे, मगर उसने ऐसा नहीं किया था, बल्कि वो ऊंची आवाज में बोल भी नहीं सकता था। अगर वो फौजियों की तरह बुलंद आवाज में बोलता तो डर था कि करीबी मशीन गन पोस्ट तक उसकी आवाज पहुंच जाती और वो लोग अलर्ट हो जाते या मशीन गन की बौछारें मारने लगते और रोशनी के राउंड भी फायर कर देते, जिनकी रोशनी में हम साफ नजर आ सकते थे। मगर इस नातजुर्बाकार भारतीय सिपाही ने ऐसा भी नहीं किया। मैं वो गलती करने की हालत में नहीं था जो उस सिपाही ने की थी। इससे पहले कि भारतीय संतरी का पूरा जुमला खत्म होता, मैं उस पर और कमांडो खालिद दूसरे संतरी पर छलांग लगा चुका था। छलांग लगाना, गर्दन को शिकंजे में लेना और दुश्मन के हलक पर पूरी ताकत से चाकू फेरना, ये तीनों काम एक ही एक्शन में हो गए थे। कमांडो खालिद ने भी अपनी जद में आए हुए भारतीय सिपाहियों को कोई आवाज निकालने की मोहलत नहीं दी थी। मुझे इसका डर था क्योंकि वो फौजी कमांडो नहीं था, उसको फौजी कमांडो ट्रेनिंग नहीं मिली थी। फिर भी उसने कमाल कर दिखाया। दूसरे लम्हे दोनों भारतीय सिपाहियों की लाशें रात के अंधेरे में पहाड़ी पगडंडी पर औंधी पड़ी थी। हमने जल्दी से उन लाशों को घसीट कर पत्थरों और चट्टानों के पीछे कर लिया, जहां से वो देखे नहीं जा सकते थे। हम इस काम से फारिग होकर बेदम से होकर ढलवान जमीन पर औंधे पड़ गए थे। हमारे सांस फूल रहे थे। मैंने कमांडो खालिद को ऊपर तोप के मोर्चे के शिगाफ में से आती रोशनी की तरफ इशारा करके आगे बढ़ने का सिग्नल दिया। हम ऊपर की तरफ रेंगने लगे। आहिस्ता आहिस्ता मोर्चे के शिगाफ की रोशनी करीब आती जा रही थी। मेरा जहन अपनी दूसरी कमांडो पार्टी की तरफ भी लगा था। सबसे ज्यादा खतरा मशीन गन के मोर्चों का था, जहां अपने दोनों साथियों को बड़े करीब से होकर गुजरना था। लेकिन कासिम कमांडो हारून के साथ था, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत इत्मीनान था। मुजाहिद कासिम उस जगह के सारे नशीबो फराज से वाकिफ था। अभी तक उस तरफ कोई खतरनाक सूरत हाल पैदा नहीं हुई थी, वरना मशीन गन्नों के धमाके सुनाई देने लग जाते और रोशनी राउंड फायर होकर सारे इलाके में दिन की रोशनी कर देते। हम गन खजूरों की तरह रेंगते हुए तोप के मोर्चे के धाने के बिल्कुल करीब पहुंचकर वहीं दुबक कर बैठ गए। हम दम साधे बैठे थे और हमारे कान शिगाफ के अंदर से आने वाली टिक टिक की आवाज पर लगे थे। ये कंप्यूटर की आवाज थी। कोई शख्स कंप्यूटर पर काम कर रहा था। शिगाफ में से रोशनी बाहर आ रही थी। हम अंधेरे में पहाड़ी दीवार की ओट में थे। मैंने कमांडो खालिद को वहीं दुबके रहने का इशारा किया और खुद आहिस्तगी से सर को ऊंचा किया और शिगाफ के धाने से अंदर बंकर में देखा। बंकर में खतरनाक लेजर गन अपने फौलादी बायपॉड पर किसी इफरीत की तरह दिखाई दे रही थी। बंकर में रोशनी हो रही थी। सामने वाले पैनल पर एक बावर्दी सिपाही कंप्यूटर के आगे बैठा काम कर रहा था। उसके अलावा वहां कोई नहीं था। मैं सर नीचे करने ही लगा था कि तोप के पीछे से दो भारतीय सिपाही अंदर आ गए। मैंने जल्दी से सर नीचे कर लिया। अंदर से बातें करने की आवाजें आने लगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कमांडो खालिद खरगोश की तरह दुबक कर अंधेरे में पत्थरों से लगा बैठा हुआ था। उसने मुझे जल्दी से नीचे होते देखा और मोर्चे के अंदर से आवाजें आती सुनी तो समझ गया कि खतरा सर पर मंडला रहा है। उसने मेरी तरफ देखा। अंधेरे में उसकी आंखें चीते की आंखों की तरह चमक रही थी। मैंने आहिस्ता से कमर के साथ बंधा हुआ सांपों के जोड़े का थैला उतारा। दोनों जहरीले सांप डालडा के डिब्बे में बंद थे। डिब्बा बाहर निकाल कर मैंने दोनों हाथों में पकड़ लिया। इन सांपों को मैंने उसी नाजुक घड़ी के लिए पकड़ा था। कमांडो खालिद जरूर उस वक्त मुझे हैरान आंखों से देख रहा होगा, लेकिन उस वक्त मैं उसे नहीं देख रहा था। मेरी सारी तवज्जो ऊपर मोर्चे से आने वाली आवाजों पर लगी हुई थी। मुझे सिगरेट के तंबाकू की बू महसूस हुई। मोर्चे के अंदर किसी ने सिगरेट सुलगा लिया था। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने सर को ऊपर खिसकाने लगा। फिर जब सिर्फ मेरी आंखें बंकर के धाने के किनारों से जरा ऊपर हुई तो मुझे वहां जो मंजर नजर आया वो ये था। कंप्यूटर पर बैठा हुआ फौजी उसी तरह बैठा काम कर रहा था और बार बार कंप्यूटर की स्क्रीन को देखता जाता था। उसके करीब ही एक संतरी स्टेन गन कंधे से लटकाए खड़ा सिगरेट पी रहा था। दूसरा संतरी लेजर गन के बिल्कुल सामने स्टूल पर बैठा अपनी ब्रेन गन को घुटनों पर रखे कपड़े से उसकी नाली को रगड़ रहा था। इतने में अचानक मुझे धाने के सामने वाले सिरे से एक इंसानी सर उभरता दिखाई दिया। ये मुजाहिद कासिम था। उसने मुझे भी देख लिया था। मैंने इत्मीनान का सांस लिया कि हमारी दूसरी कमांडो पार्टी खैरियत से टारगेट तक पहुंच गई है। मैंने जरा पीछे हटकर उंगली से इशारा किया। मुजाहिद कासिम ने मेरे इशारे को देखा और जल्दी से अपना सर नीचे कर लिया। अब मुझे त्रुप का पत्ता फेंकना था जो डालडा घी के डिब्बे में बंद था। मैंने बड़ी आहिस्तगी से डिब्बे का ढक्कन खोला कि उसकी जरा सी भी आवाज पैदा न हो। उसके साथ ही मैंने डिब्बे में हाथ डालकर एक सांप को गर्दन से दबोच लिया। उसने मुझे फौरन हाथ पर डस लिया। मैंने उसे बाहर निकाल कर दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ लिया और फिर दूसरे सांप को भी निकाल कर उसकी गर्दन को दबोच लिया। डिब्बे को मैं बड़ी आहिस्तगी और एहतियात के साथ रखना चाहता था, लेकिन मेरे दोनों हाथों में सांप थे। कमांडो खालिद मुझे बराबर देख रहा था। उसने फौरन मेरी गोद में से डिब्बा
डब्बा उठा लिया। मैं अपना सर ऊंचा करने लगा। शिगाफ के किनारे से जरा सर निकाल कर देखा। तीनों फौजी उसी पोजीशन में बैठे थे। फर्क सिर्फ इतना पड़ा था कि जो भारतीय संतरी लेजर गन के सामने स्टूल पर बैठा हुआ था, अब वो भी सिगरेट पी रहा था और गुजराती जबान में अपने साथी से कोई बात कर रहा था। मैंने सर नीचे कर लिया। उसके फौरन बाद मैंने एक हाथ शिगाफ के अंदर डालकर सांप को दीवार के अंदर की तरफ चिमटा दिया। उसके बाद दूसरे सांप को भी उसी तरह शिगाफ के अंदर दाखिल कर दिया। अब सारा काम सांपों के इस जोड़े ने करना था, लेकिन मैं बेखबर भी नहीं रह सकता था। मैंने सर ऊंचा करके अपनी आंखें शिगाफ के किनारे के साथ लगा दी। वहां अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। खुदा जाने दोनों सांप कहां गायब हो गए थे। ऐसा भी हो सकता था कि दोनों सांप मोर्चे की दीवार के साथ रेंगते हुए बंकर से बाहर निकल जाएं। ये भी हो सकता था कि वो कंप्यूटर वाले पैनल के पीछे जाकर छुप गए हों। इतनी देर में मैंने सिर्फ इतना किया कि जेब से ऑटोमेटिक पिस्टल निकालकर अपने हाथ में ले लिया और इशारे से कमांडो खालिद को भी अलर्ट कर दिया था। अभी तक मैंने सर को नीचे ही किया हुआ था। मैं अंदर से आने वाली घबराई हुई आवाजें सुनना चाहता था जो अभी तक नहीं आई थी। मेरे पास वक्त नहीं था। मैंने पिस्तौल से तीनों भारतीय संतरियों को मौत की नींद सुलाने का फैसला किया और सर को ऊपर करके बंकर में झांक कर देखा ताकि ऐसी पोजीशन बना सकूं कि यके बाद दीगरे तीनों सिपाहियों को निशाना बना सकूं। पिस्तौल ऑटोमेटिक था। उसकी नाली पर साइलेंसर चढ़ा हुआ था जिसकी वजह से फायर का धमाका नहीं होना था। मैंने एक खास जाविये से पोजीशन बनाई और पिस्तौल वाला हाथ आहिस्ता आहिस्ता खिसकाते हुए ऊपर कर ही रहा था कि अचानक उस फौजी ने जो कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ था जोर से अपनी टांग पर हाथ मारा और उसके साथ ही कुर्सी से लुढ़क गया। एक सांप ने अपना काम दिखा दिया था। उसे कुर्सी से गिरते देख कर दोनों मुसल्लाह संतरी उसकी तरफ लपके। गिरे हुए फौजी के मुंह से सिर्फ सांप के अल्फाज ही निकल सके। सांप का सुनकर दोनों फौजियों ने इधर उधर घबरा कर देखना शुरू कर दिया। अपनी गन्नों को उन्होंने फायरिंग की पोजीशन में कर लिया था। उनकी इधर उधर घबराई हुई हरकतें करने से उनके बूटों की धमक ने सांपों को भी हरासा कर दिया। दोनों सांप वहीं थे और शायद एक को डसने के बाद वो छुपने के लिए कोई जगह तलाश कर रहे थे कि फौजियों के शोर और उनके भारी जूतों की आवाजों से वो घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने उन संतरियों को भी डस लिया। अजीब मंजर सामने आया। दोनों फौजी दहशतनाक अंदाज में सांप सांप की आवाजें निकालने लगे। मुझे ये डर पैदा हो गया कि उनकी आवाजें सुनकर बाहर से ज्यादा फौजी अंदर ना आ जाएं, लेकिन लगता था कि रात के वक्त सिर्फ वो दोनों सिपाही ही ड्यूटी पर थे और अचानक ही दोनों फौजी चकरा कर एक दूसरे के ऊपर ढेर हो गए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।